हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ पीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 12 फरवरी 2023 को आयोजित हुई है, उसके एक एक्सपेक्टेड आंसर का सेशन अपन चला रहे हैं, जिसमें हमने पिछले सेशन में फर्स्ट प्रश्न पत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो भी संभावित उत्तर हो सकते थे, उसको हमने जो है वो आपको सॉल्व किया है। इस सेशन में हम इंडियन जीएस भारतीय सामान्य अध्ययन के क्या एक्सपेक्टेड आंसर की हो सकते हैं मेरे तरफ से, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसी के बाद इवनिंग तक जो है आपको द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सी सेट का पूरा सॉल्यूशन भी हमारे मैथ्स टीचर के द्वारा आपको प्रदान कर दिया जाएगा। यदि हम इंडियन जीएस पोर्शन का अगर एक शब्द में आकलन करें तो ये हार्ड लेवल से भी, मतलब मॉडरेट लेवल से भी ऊपर था। ये हार्ड की श्रेणी में आएगा। टफ क्वेश्चन जो है वो आपका सेट हुआ था। और इस बार पीएससी ने क्या किया था कि जो आपका भारत का इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, आपका भारत का संविधान है, ठीक है, इसके अलावा जो आपका भारत का भूगोल है, इनसे बराबर मात्रा में प्रश्न जो है वो आपका पूछे गए थे। इवन साइंस से भी जो है वो आपका प्रश्न पूछा गया था। लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे प्रश्न जो है वो आपके नहीं पूछे गए थे। तो इस प्रकार से पीएससी की रणनीति जो है वो आपका हमेशा बदलते रहती है। किसी एक पैटर्न को उसके द्वारा फॉलो जो है वो आपका नहीं किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि पीएससी प्री क्रैक करने की रणनीति हमेशा से वही रही है, अभी भी है, कि आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को अच्छे से अध्ययन कर लें, साथ ही साथ करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लें, और इंडियन जीएस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका तगड़ा होना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कॉन्स्टी हो, चाहे वो आपका जियोग्राफी हो। तो इन तीन के दम पे आप सीजीपीएससी प्री को क्रैक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये केवल प्री क्वालिफाई करने की रणनीति है, ना तो ये मेंस में लागू होगी, ना तो ये व्यापम में लागू होगी, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पूरा के पूरे, मतलब हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, हम जो सेट देख रहे हैं ये है सेट सी। आप अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन को जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 51 नंबर का क्वेश्चन, मतलब छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया, इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है। याद कीजिए, मैंने पीएससी प्री परीक्षा से पहले एक गाइडेंस का सेशन बनाया था, उसमें मैंने बार बार ये चीज़ आपको कहा था कि क्या सही है क्या सही नहीं है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और इस बार के प्रश्न में तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, क्या सही है क्या सही नहीं है। इसके चलते कई छात्रों के आंसर जो है वो आपके गलत हो गए हैं, प्लस अधिकांश क्वेश्चन क्या वाले हैं, आपके कूट वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है, इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। एक्चुअल में ये गलत है, जस्ट उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, असल में भारत को ज़्यादा क्षेत्र देने पड़े थे, भारत को लगभग 111 क्षेत्र देने पड़े थे, और बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र जो है वो आपका भारत को दिए थे। तो ये पहला ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद के ऑप्शन अगर हम देखें, ऑप्शन बी है, इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया था, ये सही है। ठीक है, इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए, ये भी सही है। ठीक है, और डी तो होगा नहीं। ठीक, तो इसमें सही नहीं है पूछा गया है, तो ए जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर जाता है ए। राइट, देखिए जो विद्यार्थी पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी इन सारे सेशंस को जरूर अटेंड करें। पुराने जितने भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके स्टेट में, उन सभी स्टेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में जो है वो रिपीट किए जाते हैं। तो चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एडीओ की तैयारी कर रहे हों, चाहे व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या पीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको छत्तीसगढ़ में होने वाले हर एग्ज़ाम का जो आपका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 51 के बाद अपन जाते हैं 52 पे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था, उनमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था। देखिए, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम में आपका आयोग बना था, उसमें जो फजल अली थे वो आपके अध्यक्ष थे, और के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू मतलब ये हृदयनाथ कुंजरू, ये दोनों मेंबर थे, सदस्य थे। तो ये तीनों शामिल थे। शामिल कौन नहीं था ये पूछा गया है,
तो पट्टा भी सीतारमैया शामिल नहीं थे, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 228 में। ऑप्शन जाएगा डी, अनुच्छेद 228। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? फिर से यहाँ क्या पूछा है, क्या सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है, बिल्कुल सही है ये। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं, बिल्कुल सही है। विधायक के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ये भी सही है। और ये जो है इसका आधार क्या है, 1971 की जनगणना। तो ए बी सी तीनों सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि क्या पूछा गया है, क्या सही नहीं है पूछा गया है, और यहाँ पे तीनों सही हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 54 के बाद 55 देख लीजिए। क्वेश्चन है, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य विधान मंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी? तो इसके लिए है 14 दिन। उत्तर आ जाएगा कितना, बी। ठीक है, 55 के बाद 56 पे जाते हैं। निम्न राज्य को राज्यसभा सीटों, ठीक है, के आधार पर घटते क्रम में जमाइए। घटते क्रम में जमाने के लिए पूछा गया है, मतलब किस राज्य में ज़्यादा राज्यसभा सीट है, उसके बाद किस राज्य में कम होते हुए गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर है आपका सी। सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शन के आधार पे कर्नाटक में राज्यसभा सीट है, उसके बाद गुजरात में, देन उड़ीसा में, उसके बाद केरल में सबसे कम राज्यसभा सीट है। ठीक है, 56 के बाद 57 पे जाते हैं। निम्न का सही मिलान करें। सही जोड़ी सुमेलित करने के लिए प्रश्न है, इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है। और ये जो आपका हिमालय का विभाजन है प्रादेशिक आधार पर, उसको पूछा गया है। ठीक है, कि इस हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में मतलब कौन सी जनजाति है, कौन सी श्रेणी है, ये आपको सुमेलित करना है। तो अगर हम देखें उत्तर पश्चिम हिमालय, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम हिमालय ये सही सुमेलित होगा जास्कर, जास्कर श्रेणी इसमें पाई जाती है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय ये शिवालिक श्रेणी, ये बिल्कुल सीधा सीधा सही है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, तो दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है, मतलब जो सिक्किम हिमालय है, उधर जो जनजाति निवास करती है वो है आपका लेप्चा जनजाति। ठीक है, और जो अरुणाचल हिमालय है उधर है आपका नामचा बारवा नामक जो है वो आपका पर्वत। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का हो जाएगा 3। तो इसके आधार पे सही आंसर जाएगा डी। 57 के बाद 58 देख लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? ये भी इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें पहला बोल रहा है कि इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है, जो कि गलत है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है लगभग 600 से 900 मीटर के आसपास है। प्रायद्वीपीय की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जाहिर सी बात है, पश्चिम की ओर उठा हुआ है, पूर्व की ओर कम है, तभी भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां होती हैं वो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, तो ये सही है। तीसरा है, इसके पूर्व में गिर पहाड़ी तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ी है, ये उल्टा दे दिया है। एक्चुअल में पूर्व में राजमहल पहाड़ी है और पश्चिम में गिर पहाड़ी है, मतलब गुजरात तरफ गिर पहाड़ी है और इधर झारखंड के अंतिम छोर पश्चिम बंगाल तरफ क्या है, राजमहल पहाड़ी है। तो ये तीसरा जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये कैसा दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। तो 1 और 3 जो है इसमें गलत है, तो ऑप्शन आएगा सी। 59 नंबर पे आ जाइए। जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है पूछा है, ये भी जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। ठीक है, बिल्कुल सही। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है, ये भी सही है। जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये गलत है, ये वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें 3 जो है वो गलत हो जाता है। पूछा है क्या सही है, तो 1 और 2 सही है, तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद देख लो 60, ये तो रटने वाला चीज है। ठीक है, जिनको जो ये केवल जैव मंडल है, बायोस्फीयर रिजर्व के जिनको एरिया पता है, क्षेत्रफल पता है, वो छात्र इसको बना पाएंगे। तो इसमें आंसर लेना है आपको डी, नंदा देवी, पचमढ़ी, अगस्तमलई, पन्ना और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका क्षेत्रफल के आधार पे घटते क्रम में जमे हुए हैं। ठीक है, तो एकदम जिनको सटीक याद है उन्हें सही हुआ होगा ये, बाकी लोगों से गलत हो गया होगा या नहीं बनाए होंगे। 61 नंबर पे जाते हैं।
ये थोड़ा सा जो है आपका डीप क्वेश्चन है, विवादित भी है, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा इसका सही नहीं बता सकते क्योंकि थोड़ा सा इसमें बदलाव होते रहता है। पूछा गया है कि भारत की मिट्टियों को ICAR, ठीक है, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में जमाई है। USDA मतलब यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो कोई भी पूर्णतः सही नहीं है, फिर भी अगर PSC आंसर लेगा तो NT, एरी LT को ले सकता है, मतलब C को जो है वो आपका ले सकता है। फिर भी मैं यहाँ पे हैश लगा दे रहा हूँ, इसमें PSC के आंसर लेगा वो देखना जो है वो आपका ज़्यादा सही रहेगा। 61 के बाद देखते हैं 62 नंबर, ये भी जियोग्राफी का है। निम्न कथनों को पढ़ करके सही विकल्प जो है आपका चुनना है। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा उसका जो है कथन है, ये पहला कथन। दूसरा उसमें कारण दिया हुआ है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। तो इसमें देखो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और जो कथन 2 है वो 1 का सही कारण भी है, तो आंसर आएगा आपका ए, ठीक है। ये दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको रीज़न। 62 के बाद जाते हैं 63, ठीक है। कॉलम 1 में दिए गए फसलों को कॉलम 2 में दिए गए राज्यों के साथ, फसलों को राज्यों के साथ सुमेलित करना है जहां उनकी पैदावार जो है वो आपका सबसे ज़्यादा होती है। तो रागी तो कर्नाटक में ही ज़्यादा होता है, तो ये डायरेक्ट सीधा सीधा चला जाएगा। बाजरा जो है वो राजस्थान में ज़्यादा होता है, ज्वार जो है वो महाराष्ट्र में होता है, उड़द मध्य प्रदेश में होता है, तो ये भी सीधा चला जाएगा। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का हो जाएगा 4, तो इस हिसाब से आंसर जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमेशा जब भी इस प्रकार के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगामी जो भी परीक्षा आप और देने वाले हैं, तो मैंने कहा है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सही है सही नहीं है सुमेलित करना है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा बाकायदा, ठीक है, ताकि आप कंक्लूजन निकालने के बाद आंसर टिक करते समय गलती मत करें। पता चला आपको पता है लेकिन आपने सही है ऐसा सोच लिया, जबकि वो पूछा है सही नहीं है, ठीक है। ए, भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। बी बोल रहा है भारत की कुल पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है, ये गलत है, ये 40 गीगावाट है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। बाकी जो है वो आपके सही हैं, तो आंसर इसमें बी को लेना है, यही जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65, क्वाड समूह के संदर्भ में जो है वो आपका क्या सही है। तो क्वाड समूह के जो शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुई थी, ये गलत है, ये एक्चुअल में 2021 में इनकी पहली बैठक हुई है, तो पहला जो है वो गलत हो गया। दूसरा, क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई थी, डेट गलत है, ये 24 मई को आयोजित हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समूही कार्य क्षेत्र जागरूकता पहल की जो है वो आपका घोषणा हुई है, ये सही है, तो केवल तीसरा सही है, ऑप्शन जाएगा सी, केवल 3। 66 देख लीजिए, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है। ये स्पोर्ट्स करंट है, तो इसमें अपन देखें पहला जो है ओपन वर्ग में 188 टीमों ने तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया था, सही है ये। भारत की कुल 6 टीम जो है इसमें शामिल हुई थी, सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है, तो आंसर लेना है आपको ए, 1, 2 और 3, तीनों सही है, ठीक है। 66 के बाद आगे बढ़ते हैं 67, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया। याद रखिए आपको पूछा गया है फाइनल मैच के बारे में। इसका जो ओपनिंग मैच था, जो शुरुआती मैच हुआ था, वो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया था, लेकिन जो इसका फाइनल मैच था वो DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया, तो आंसर आएगा आपका सी, ठीक है। इसका आंसर क्या लेना है आपको, सी लेना है। उसके बाद 68 पे आ जाइए, वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है पूछा है, ठीक है। तो जो आपका कथन 1 है वो बोल रहा है कि कुल 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, सही है ये।
कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत जो है वो आपका दिया गया, ये गलत है। प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, इस हिसाब से ऑप्शन जाएगा बी, 1 और 3। ठीक है। 69 देख लीजिए, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल जो है वो आपका किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मोहसेन शहीदी को। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहसेन शहीदी को राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया है वर्ष 2022 का। ठीक है। 70, इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम पीएसएलवी मिशन का क्या नाम है? तो ये है पीएसएलवी C54। आंसर आपको लेना है इसका ए। 71, भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इजी करंट अफेयर है, जो करंट अफेयर ठीक ठाक पढ़े होंगे वो बना लिए होंगे। 18वें नंबर का जो शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी जो है वो आपका भारत कर रहा है। 72, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो ये दिया गया है गीतांजलि श्री को। 73, स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के बारे में क्या सही नहीं है? हाल ही में इनकी डेथ जो है वो आपका हुई है। वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई हैं, 3 बार आई हैं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, 2 से अधिक बार आई हैं वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि जो है वो आपका रही है, तो ये सही है। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई थी, ये भी सही है। क्या सही नहीं है ये पूछा गया है, तो सही नहीं ए है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 74 देख लेते हैं, निम्न में से गलत को मिलान करना है आपको फुल फॉर्म में से। ठीक है, हृदय का, सेहत का, अमृत का, इसमें तीनों सही है। ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना कहलाता है। सेहत मतलब सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन। अमृत मतलब होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों सही है, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गलत मिलान चुनने को कहा गया है और सभी सही मिलान है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लेना है डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? बार बार वही टाइप का क्वेश्चन, सही है, सही नहीं है, इससे बहुत मिस्टेक होने की संभावना जो है बढ़ जाती है जानते हुए भी। ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है G20 समूह यूरोपियन यूनियन और 19 और देशों का औपचारिक समूह है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। G20 का जो सचिवालय है वो लंदन में है, ये गलत है। G20 का कोई भी मुख्यालय, हेडक्वार्टर, सचिवालय ऐसा फिक्स नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, साउथ अफ्रीका और तुर्की शामिल है, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? आपका दूसरा नंबर का जो आपका कथन है वो सही नहीं है, तो आंसर आएगा केवल 2। ठीक है। 76 देखिए, अब इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए हैं और ये प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है, जो आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पाषाण युग के अलग अलग जो आपके फेज हैं, इससे जुड़े हुए कौन कौन से स्थल हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो सोहन नदी घाटी में जो है वो आपके मिले हैं। मध्य पाषाण काल भीमबेटका की गुफा इससे संबंधित है। नव पाषाण काल जो है वो बुर्जहोम इससे संबंधित है। ताम्र पाषाण काल जो है इससे बनास घाटी जो है वो आपका संबंधित है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का हो जाएगा 3, तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका सही जाएगा। 77, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का जो है वो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिखा हुआ है कि सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक ही प्रकार के आकार की ईंटों का उपयोग होता था, गलत है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो है वो आपके ईंटें हुआ करते थे, तो ये स्टेटमेंट वो गलत हो जाता है। पूछा गया है क्या सही नहीं है। ठीक है। दूसरा, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, ये भी गलत है। जो आपके खुदाई से साक्ष्य मिले हैं उसमें 2 मंजिला इमारतों के भी साक्ष्य मिले हैं। एक्चुअल में 2 मंजिला इमारतों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, सीढ़ी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ऊपर भी एक घर रहा होगा। ठीक है। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर, है ना, 9.5-10 मीटर के आसपास होती थी, तो ये आपका सही है। तो क्या सही नहीं है? 1 और 2 सही नहीं है, ऑप्शन आ जाएगा ए। 78, ये जो है आपका बौद्ध संगीतियों से जो है पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, MSMB करके मैं इसको हमेशा याद करवाता हूँ क्लास में। एम से हो जाता है क्या आपका
इसमें अगर देखें पहला बौद्ध संगति, तो पहला बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एम मतलब महाकश्यप के द्वारा। दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी एस, एस मतलब सबाकामी के द्वारा। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी एम, फिर से एम मतलब मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा। और जो चौथी बौद्ध संगति है उसकी अध्यक्षता की गई थी वी, वी मतलब आपका वसुमित्र के द्वारा। तो एक, ए का 2, बी का 3, सी का हो जाता है 4 और डी का हो जाता है 1। इस आधार पे ऑप्शन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 79, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? महावीर को 24वां और अंतिम तीर्थकर माना जाता है, ये तो सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ये भी सही है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, गलत है। इनकी पत्नी थी कौन? आपकी यशोदा, तो ये गलत है। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्याग किया था, ये सही है। तो क्या सही नहीं है? तो सी सही नहीं है, ठीक है। 79 के बाद देख लीजिए 80, निम्न में से कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं है? रचना नहीं है, देखिए इसमें पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और वृहद जातक, ये तीनों वराह मिहिर की रचना है, जबकि जो अमर कोश है ये अमर सिंह की रचना है। तो यही उत्तर हो जाएगा, यही जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है। 80 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 81। राजा मिहिर भोज जो कि कन्नौज के राजा थे, है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश के, उनके संबंध में क्या सही नहीं है? वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, गलत। वो उनके पौत्र थे, इनके जो पिता थे वो रामभद्र थे, तो ये गलत है, ठीक है। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, ये सही है। अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम, बौरा नहीं है एक्चुअल में, ये बराह है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, लेकिन ये पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो एक सही नहीं है, तो केवल एक आ जाएगा इसमें, ठीक है। 82, वास्को डी गामा, वास्को डा गामा हुआ है ये, मतलब पेपर में ही मिस्टेक। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था, बिल्कुल सही, उन्होंने ही इनका स्वागत किया था, ठीक है, तो ये सही है। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, ये गलत है, वो 3 महीने तक जो है वो भारत में रहा था। वास्को डी गामा पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। देखिए वास्को डी गामा भारत में दोबारा आता है मसालों के व्यापार के संबंध में, लेकिन 1501 में नहीं आता है, वो 1502 में आता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, केवल एक सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, केवल एक, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, ये भी जो है आपका आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सही जोड़ी जो है सुमेलित करना है। अफोंसो डी अल्बुकर्क, अफोंसो डी अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में गोवा पर अधिपत्य जो है वो आपका हासिल किया गया था। नीनो डी कुन्हा या नूनो डी कुन्हा, जो भी आप बोलना चाहें, इन्होंने जो आपका पुर्तगाली हेडक्वार्टर था उसको कोचीन से जो है गोवा बदला था। इसको मैंने इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया है, मतलब जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको। पेट्रो अल्वरेज काब्राल, ठीक है, इसके बारे में जानकारी जो है मैंने नहीं दी थी, ठीक है, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसकी फेमस पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी, तो सी का जो बच जाता है वो हो जाएगा 2 सितंबर 1500 में भारत जो है आपका आगमन हुआ था। ए का 4, बी का 1, सी का हो जाता है 2 और डी का हो जाता है 3, आंसर आएगा बी। 84, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा था, उसके संबंध में क्या सही है पूछा है। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था, सही है ये। यह मिशन अकबर से लाहौर में जाकर के मिला, ये भी सही है। इस मिशन में एंटोनियो मांसरेट शामिल थे, ये गलत है। तो क्या सही है? 1 और 2 सही है, आंसर जाएगा बी। 85, निम्नलिखित डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करें। इसमें देखिए बहुत कम लोगों को इस प्रकार के डेट याद रहते हैं, ठीक है, हमको भी जो है पढ़ाते हुए भी हमको ये डेट एग्जैक्ट याद नहीं रहते हैं, ठीक है, तो बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, फिर भी मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें जो बिमली पट्टम है इसकी स्थापना 1641 में हुई है, कराईकल 1645 में हुआ है। कोचीन का कुछ लोग जानते रहे होंगे, कोचीन 1663 में जो है कोचीन की फैक्ट्री जो है बनी है, डच फैक्ट्री, और चिनसुड़ा की जो फैक्ट्री है वो 1653 में बनी है। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का हो जाता है 1,
तो इसमें जाएगा आंसर बी। 86 अंबूर का युद्ध के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा है। यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, गलत। ये लड़ाई 1749 में जो है वो आपका लड़ी गई थी। इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर के अनवरुद्दीन का मुकाबला किया था, सही है ये। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हारना पड़ा था, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। क्या सही नहीं है? एक सही नहीं है, आंसर आ जाएगा डी, केवल एक। 87 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। किलिच खान, ये एक्चुअल में चिन किलिच खान है। चिन किलिच खान को मुबारिज खान के नाम से भी जाना जाता है, गलत है ये। निजामुल उल मुल्क ने सकरखेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था, ये सही है। जुल्फिकार खान ने निजामुल उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि से नवाजा था, ये भी गलत है। क्या सही नहीं है पूछा है, तो इसमें 1 और 3 जो है वो आपके सही नहीं है, उत्तर जाएगा बी। 88 सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी, बिल्कुल। मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन में चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पारित हुआ था लेकिन जापान वगैरह के लिए नहीं हुआ था, आई थिंक, जितना मेरे को पता है। ठीक है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को अपनाया गया था, ये गलत है। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प आया था 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 गलत है। ठीक है, तो क्या सही नहीं है पूछा गया है, तो 2 और 3 सही नहीं है, जाएगा बी। ठीक है। 89 प्लाज्मा अवस्था, साइंस का क्वेश्चन आ गया। प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। इस कण में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, सही है। एलईडी बल्ब की रोशनी में रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, ऐसा कुछ भी सिद्धांत नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, ये भी जो है वो आपका सही है। क्या सही है पूछा गया है, 1 और 3 सही है, आंसर आएगा सी। 90 निम्न का सही जो है मिलान करना है, साइंस का जो है ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब संयोजकता से क्वेश्चन पूछा गया है। आमतौर पे क्या होता है कि संयोजकता मतलब अब संयोजकता को अभी यहाँ पे मैं समझाता नहीं हूँ, केवल अपन आंसर जो है वो आपका देख लेते हैं। फ्लोरीन सिलिकॉन से शुरुआत करते हैं। सिलिकॉन की संयोजकता होती है आपका 4, फ्लोरीन का होता है आपका 1, एल्यूमिनियम का होता है आपका 3। आमतौर पे एल्यूमिनियम को सभी जानते हैं क्योंकि Al में जो है वो आपके 3+ जो है वो आपके लगते हैं, तो इससे भी इसको डिकोड करके आप बना सकते हैं। बच गया सल्फर। सल्फर की संयोजकता होती है 2, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का हो गया 2। आंसर लेना है आपको इसके आधार पे बी। 91 निम्न में से कौन सा कथन सही है। पत्तियों के एपिडर्मस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं, सही है। स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती हैं, बिल्कुल। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है, ये भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। 92 निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाएं। ये भी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, सभी के द्वारा ये बना नहीं होगा। इसका आंसर है डी, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल एंड मीथेन। ठीक है। 93 ये थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तरंग जिन्होंने पढ़ा हुआ है साइंस में उनको पता है। निम्न में से क्या सही नहीं है। मनुष्य की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज के बीच होता है, ये गलत है। एक्चुअल में 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। क्या सही नहीं है पूछा गया है। 10 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ये भी गलत है। 20 किलो हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासोनिक वेव इसको कहा जाता है। भूकंप में मुख्यतः प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, ये भी गलत है क्योंकि इसमें अवश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स उत्पन्न होते हैं, तो तीनों गलत हैं। तो क्या सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है, सी जाएगा। ठीक है। उसके बाद 94 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की थी। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की गई थी। इसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। इसको जो है आपका हिंदी में सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है।
ठीक है। तो जब ये कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, तब गांधी जी जो है वो आपका यरवदा जेल में उस समय बंद थे, पुणे की यरवदा जेल में, और वहीं पर उन्होंने जो है आमरण अनशन किया था। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पहल पे समझौता फिर हुआ था, जिसको पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यरवदा जेल। 95, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। सही है, क्योंकि वहाँ पे प्रकीर्णन नहीं हो पाता। और दूसरा स्टेटमेंट वही बोल रहा है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन जो है वो आपका नहीं हो पाता। तो दोनों सही है, और एक दोनों जो है जस्टिफाई करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। 96 चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसमें क्या सही नहीं है? इसमें ये है सी। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्या किया था? समाप्त किया था। यही सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। बिल्कुल सही है। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये गलत है, ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया बाद में। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। बिल्कुल किया था। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। 98 सन 1989 में मतदान करने का जो अधिकार है उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट लाया गया, कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? तो इसके लाया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 99 निम्न का सही मिलान करें। ये भी संविधान का क्वेश्चन है। ठीक है। एक तरफ दिया हुआ है जो आपके मौलिक अधिकार हैं, और दूसरी तरफ दिया हुआ है उनके आर्टिकल्स को। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 29 टू 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो बड़ा फेमस है, ये सबको पता रहता है, अनुच्छेद 32 में है इसका उल्लेख। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23-24 में मिलता है। और समानता का अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच मिलता है। ए का हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 2 और डी का हो जाएगा 1। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन डी है वो सही है। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी संविधान का क्वेश्चन है, संविधान संशोधन से संबंधित है। एक्चुअली पंचायती राज का ये क्वेश्चन है, ये बोल सकते हो। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही है ना। ग्रामीण निकाय में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, शहरी निकाय में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का प्रावधान किया गया था। तो ये सही है। ठीक है। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये बिल्कुल गलत है भाई। 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है, ये भी गलत है। केवल एक जो है वो आपका सही जा रहा है, तो 100 का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार इस लेक्चर में हमने पहले प्रश्न पत्र का जो आपका दूसरा हिस्सा था बोल सकते हो, इंडियन जीएस के क्वेश्चन को जो है वो आपका सॉल्व किया। एक्सपेक्टेड हमने आंसर की लिया है, जो पीएससी आयोग के द्वारा आंसर की जारी किया जाएगा। ठीक है। उसमें थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है, ज़्यादा भिन्नता नहीं आएगी, एक आध क्वेश्चन जो है वो आपका अलग हो सकते हैं। उसके बाद दावा आपत्ति के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पे क्लास लेकर के आऊँगा। कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके पीएससी के द्वारा गलत दिए गए हैं, आप किस में दावा आपत्ति कर सकते हैं, और उसमें कौन से प्रामाणिक स्रोत को आप अटैच कर सकते हैं दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए। करना चाहिए। हर कोई ये सोचता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर देगा, तो कोई और क्यों करेगा, आप ही करोगे, क्योंकि हर कोई यही सोचते रहता है। ठीक है। 1-2 नंबर से यदि आप मान लो प्री नहीं निकाल पाते हो तो फिर दिक्कत की बात है। इसीलिए जहाँ पे गलत लगता है 35 रुपये खर्चा करो और दावा आपत्ति जरूर करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है कुछ देर में कुछ समय में इवनिंग तक जो है जो हमारा सेकंड प्रश्न पत्र है सी सेट, इसका भी सॉल्यूशन जो है आपका हमारे मैथ्स के सर जो है उनके द्वारा जो है प्रदान कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है। संभावित कट ऑफ के बारे में मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आयोग का आंसर सीट नहीं आ जाता और उसके बाद हम ये नहीं पता लगा लेते कि किसका किसका कितना सही हो रहा है, तब कट ऑफ के बारे में बात करना केवल एक तुक्का लगाना होगा। अभी अलग अलग सोर्स से आपको अलग अलग कट ऑफ सुनने को मिल रहा होगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू।